एव्हरी सबस्टन्स हॅज द ॲटम्स. प्रत्येक सबस्टन्सच्या मध्ये काय असतं? मॉलिक्युल्स असतात, ॲटम्स असतात. सो दिस इज सम सबस्टन्स. याच्यामध्ये असे मॉलिक्युल्स आहेत. ओके, या मॉलिक्युलच्या मध्ये ॲटम्स आहेत. प्रत्येक ॲटमचा जो स्ट्रक्चर असतो बाळांनो, तो कसा असतो? प्रत्येक ॲटम मध्ये न्यूक्लियस असतं, ऑर्बिट असतं आणि या ऑर्बिटमध्ये इलेक्ट्रॉन फिरत असतो. बरोबर? आता बघा, हा जो इलेक्ट्रॉन फिरतोय, आपण बघितलं की प्रत्येक इलेक्ट्रॉनकडे मॅग्नेटिक मोमेंट असतो. तो किती असतो? EV/2. आता हा जो मॅग्नेटिक मोमेंट आहे हा कुणाचा आहे? इलेक्ट्रॉनचा. इलेक्ट्रॉनचा म्हणजेच ॲटमचा आणि ॲटमचा म्हणजेच त्या सबस्टन्सचा. म्हणजे शेवटी मॅग्नेटिक मोमेंट कुणाचा झाला? तो सबस्टन्सचा. ओके, म्हणजे आपल्याकडे कोणताही सबस्टन्स असू द्या आणि त्याच्या आजूबाजूला जर मॅग्नेटिक फील्ड नसेल, इन ॲब्सेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड, तर प्रत्येक ॲटमचे जे मॅग्नेटिक मोमेंट असतात ते अशा पद्धतीने असतात. यांना म्हटलं जातं रँडमली ओरिएंटेड. दे आर कॉल्ड ॲज अ रँडमली ओरिएंटेड. म्हणजे एक मॅग्नेटिक मोमेंट दुसऱ्याला, दुसरा तिसऱ्याला अँड ऑनवर्ड्स अशा पद्धतीने एकमेकांना कॅन्सल करतात आणि शेवटी मॅग्नेटिक मोमेंट होतो 0. कारण सगळे एकमेकांना काय करतात? कॅन्सल करतात. म्हणजे इन शॉर्ट, मॅग्नेटिक मोमेंट कुणाकडे असतो? इलेक्ट्रॉनकडे असतो. आणि इलेक्ट्रॉन कुठे असतो? ॲटम मध्ये असतो. ॲटम कुठे असतो? सबस्टन्स मध्ये असतो. म्हणजे इलेक्ट्रॉनचा मॅग्नेटिक मोमेंट कुणाचा? ॲटमचा. ॲटमचा मॅग्नेटिक मोमेंट कुणाचा? सबस्टन्सचा. म्हणजे एव्हरी सबस्टन्स हॅज द मॅग्नेटिक मोमेंट. ओके, मग तो डाया असू द्या, पॅरा असू द्या किंवा फेरो असू द्या. आणि जर त्याच्या आजूबाजूला मॅग्नेटिक फील्ड नसेल तर असे ते रँडमली ओरिएंटेड असतात. ओके, तर बघा, माझ्याकडे जेव्हा डायामॅग्नेटिक सबस्टन्स असतो आणि मी याला जेव्हा मॅग्नेटिक फील्डच्या जवळ घेऊन जातो, जेव्हा याच्या आजूबाजूला मॅग्नेटिक फील्ड नसतो डायाच्या, तर हे सगळे मॅग्नेटिक मोमेंट हे सगळेच्या सगळे रँडमली ओरिएंटेड असतात. बरोबर? हे सगळे कसे आहेत? रँडमली ओरिएंटेड अँड रिझल्टंट मॅग्नेटिक मोमेंट होतो 0. आता जेव्हा मी डायाला मॅग्नेटिक फील्डच्या जवळ घेऊन जातो, तर काही जे मॅग्नेटिक मोमेंट आहे हे रँडमली ओरिएंटेड आहेत आणि काही मॅग्नेटिक मोमेंट हे मॅग्नेटिक फील्डच्या विरुद्ध दिशेने डायरेक्टेड आहे. बघा, हे मॅग्नेटिक मोमेंट या दिशेनं आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड या दिशेनं आहे. म्हणजे दोघं कसे आहेत? अपोजिटली डिरेक्टेड. सगळेच्या सगळे का? नाही. काहीच मॅग्नेटिक मोमेंट हे फक्त इकडे अपोजिटली डिरेक्टेड मला दिसतात. आता या रिझनमुळे काय होतं याच्यामध्ये? या रिझनमुळे आपल्याला दिसतं इकडे रिपल्शन. काय दिसतंय आपल्याला? रिपल्शन दिसतंय. गेटिंग द पॉइंट? सो जेव्हा मी डायामॅग्नेटिक मटेरियल मॅग्नेटिक फील्डमध्ये घेऊन येतो, तेव्हा डायामॅग्नेटिकचे मॅग्नेटिक मोमेंट आणि मॅग्नेटिक फील्डच्या डिरेक्शन दोघं कसे असतात? अपोजिट असतात. म्हणून दोघांमध्ये काय असतं? रिपल्शन असतं. आता बघा, पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स जर मी घेतला, हा पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स आहे. जेव्हा हा पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स मॅग्नेटिक फील्डच्या बाहेर आहे, सगळे मॅग्नेटिक मोमेंट रँडमली ओरिएंटेड असतात आणि रिझल्टंट मॅग्नेटिक मोमेंट किती असतो? 0. रँडमली ओरिएंटेड म्हणजे ज्याला जसं पाहिजे तसं आणि सगळे एकमेकांना काय करतील? कॅन्सल करतील. आता जेव्हा मी याला मॅग्नेटिक फील्डमध्ये घेऊन जातो, बघा, याला मी मॅग्नेटिक फील्डमध्ये जेव्हा घेऊन जातोय, तेव्हा याचे मॅक्झिमम मॅग्नेटिक मोमेंट हे वापस रँडमली ओरिएंटेड आहेत आणि काही मॅग्नेटिक मोमेंट दे आर अलाइन इन द डिरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड ज्या दिशेनं आहे त्याच दिशेने याचे मॅग्नेटिक मोमेंट अलाइन झालेले आहेत. सगळेचे सगळे अलाइन झाले का? नाही. काहीच मॅग्नेटिक मोमेंट सेम डिरेक्शन मध्ये अलाइन झालेले आहेत. ओके, हे कशामध्ये होतं? पॅरामॅग्नेटिक मटेरियलमध्ये. म्हणून इकडे आहे वीक अट्रॅक्शन. इकडे काय आहे? वीक अट्रॅक्शन. ओके, आता बघा, जर मी फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलला मॅग्नेटिक फील्डमध्ये घेऊन गेलो तर, जेव्हा मॅग्नेटिक फील्डच्या बाहेर आहे फेरो, सगळे मॅग्नेटिक मोमेंट कसे? रँडमली ओरिएंटेड. आणि जर मी यांना मॅग्नेटिक फील्डमध्ये घेऊन गेलो तर
सगळेच्या सगळे मॅग्नेटिक मोमेंट हे मॅग्नेटिक फील्डच्या डिरेक्शनच अलाइन होतात. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड ज्या दिशेने आहे त्याच दिशेने सगळेचे सगळे मॅग्नेटिक मोमेंट अलाइन झाले. ओके, सो फेरोमध्ये सेम डिरेक्शन असल्यामुळे दे विल हॅव द स्ट्रॉंग अट्रॅक्शन. दोघांमध्ये जो अट्रॅक्शन असेल तो कसा असेल, खूप स्ट्रॉंग अशा टाईपचा अट्रॅक्शन दोघांमध्ये आपल्याला इकडे दिसतो. सो दिस इज रिझन. बऱ्याच वेळेस आपण कन्फ्युज असतो की डायामध्ये रिपल्शन असतं पण का असतं, पॅरामध्ये वीक अट्रॅक्शन असतं पण का असतं, आणि फेरोमध्ये स्ट्रॉंग अट्रॅक्शन का असतं. ऍक्च्युली हे रिझन आहे. डायाच्या मध्ये जे मॅग्नेटिक मोमेंट आहे त्याचे मॅग्नेटिक मोमेंट मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये गेले की अपोजिट डिरेक्शन मध्ये अलाइन होतात. काही मॅग्नेटिक मोमेंट म्हणतोय मी, म्हणून दोघांमध्ये रिपल्शन असतं. पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्सला जेव्हा मी मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये घेऊन जातो तेव्हा जे मॅग्नेटिक मोमेंट असतात ते सेम डिरेक्शन मध्ये अलाइन होतात. सगळेचे सगळे नाही, काही म्हणतोय मी, काही मॅग्नेटिक मोमेंट सेम डिरेक्शन मध्ये अलाइन होतात. म्हणून इकडे काय असतं, वीक अट्रॅक्शन असतं. आणि फेरोमध्ये काय होतं, जेव्हा मी फेरोला मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये घेऊन जातो तर सगळेचे सगळे मॅग्नेटिक मोमेंट सेम डिरेक्शन मध्ये अलाइन होतात मॅग्नेटिक फील्डच्या. सो देयर इज अ स्ट्रॉंग अट्रॅक्शन. हे ऍक्च्युली रिझन आहे बिहेवियर ऑफ डाया, पॅरा अँड. लिसन दिस कंसेप्ट केयरफुली. फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी. उसने डोमेन थ्योरी नाम का एक थ्योरी डिस्कवर किया. द नेम ऑफ साइंटिस्ट वाज वेइस. वेइस नाम का एक साइंटिस्ट था. ही डिस्कवर्ड वन थ्योरी नोन एज अ डोमेन थ्योरी. उसने एक थ्योरी डिस्कवर किया जिसका नाम था डोमेन थ्योरी. और ये थ्योरी क्यों डिस्कवर किया उसने, टू एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन करना था फेरोमैग्नेटिज्म, टू एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म. अब देखिए फेरोमैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है. एक्चुअली तीन प्रॉपर्टीज होते हैं. फर्स्ट वन है डायामैग्नेटिज्म, सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिज्म, एंड थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिज्म. अब देखिए डायामैग्नेटिज्म मतलब क्या, जब मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के पास जाता है दोनों में रिपल्शन होता है. इस फिनोमेनन को बोला जाता है डायामैग्नेटिज्म. जब मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के पास जाता है तो वहां पे अट्रैक्शन होता है, वीक अट्रैक्शन होता है. इसको बोला जाता है पैरामैग्नेटिज्म. जब मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के पास जाता है दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है. इसको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिज्म. ओके, मतलब हम फेरोमैग्नेटिज्म यहां पे स्टडी कर रहे हैं. मींस व्हाट, कि मैग्नेटिक फील्ड के पास जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जाता है तब दोनों में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है. मतलब ये किस तरीके से होता है ये हमें यहां पे स्टडी करना है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डोमेन थ्योरी के पॉस्टुलेट्स क्या है, मुद्दे क्या है, हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे. ये साइंटिस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि साइंटिस्ट ने क्या कंसेप्ट यहाँ पे बोला था. अब देखो कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आप यहाँ पे कंसिडर करो. अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर आपने कंसिडर किया तो उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल रीजन्स होते हैं. इस तरीके से इट कंटेन्स स्मॉल स्मॉल रीजन्स. ओके, हर एक रीजन को हम बोलते हैं डोमेन. एवरी रीजन इज कॉल्ड एज अ डोमेन. अब हर एक जो डोमेन होता है तो उसका साइज होता है नियर अबाउट 1 mm. उसका साइज होता है नियर अबाउट 1 mm. एंड एक डोमेन के अंदर नियर अबाउट 10⁻11 एटम्स होते हैं. इट कंटेन्स नियर अबाउट 10⁻11 एटम्स. मतलब ये जो डोमेन मैंने यहाँ पे शो किया है उसका साइज कितना होगा,
1 mm एंड उसके अंदर कितने एटम्स होंगे? नियर अबाउट 10⁻11 एटम्स। ओके, अब देखो यहां पे जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगता है या फिर जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये किस तरीके से बिहेवियर शो करता है, ये हमें यहाँ पे देखना है। नाउ यहाँ पे देखिए, we can say the region in which all the magnetic moments are aligned in the same direction are known as the domain। अब देखिए मैं एक डोमेन को यहाँ पे जूम कर देता हूँ, एक डोमेन को मैंने यहाँ पे जूम कर दिया, इस तरीके का डोमेन है। अब देखिए ये जो डोमेन्स होते हैं ना, ये रैंडम शेप के होते हैं, एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज के नहीं होते ये डोमेन्स, ये रैंडम शेप एंड साइज के होते हैं। अब देखो एक डोमेन को अगर मैंने यहाँ पे जूम कर दिया तो हर एक डोमेन के अंदर कौन है? 10⁻11 एटम्स है। हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो हर एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है एक डोमेन के अंदर, तो ये सब मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक ही डोमेन के अंदर सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। ओके, ये सब मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इस रीजन को हम बोलेंगे डोमेन। विल कॉल इट एज अ डोमेन। अब देखिए ये सब डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में है, सब मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो सब मिला के इसको एक अच्छा खासा बड़ा मैग्नेटिक मोमेंट देंगे, क्योंकि सबका डायरेक्शन देखो सेम है, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, सो इट विल गेट अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ ये जो डोमेन्स रहते हैं ना, ये इरेगुलर रहते हैं शेप एंड साइज में, दे आर इरेगुलर इन शेप वी कैन से, एंड अप्रोक्सीमेटली उनका साइज रहता है 1 mm। रैंडम शेप के ये रहते हैं। अब देखो दूसरा एक डोमेन अगर हमने यहाँ पे देखा, समझो इसके बाजू वाला डोमेन अब हमने यहाँ पे देखा, उसको भी मैं जूम कर देता हूँ इस तरीके से। अब उसके मैग्नेटिक मोमेंट हम यहाँ पे दिखाएंगे। हर एक एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट है और सबका मिला के ये मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे बन गया है। तो देखिए इस डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट एंड इस डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए इसके अंदर के मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, पर ये दोनों को अगर आपने कंपेयर किया, दोनों डोमेन को, तो दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, एंड रिजल्टेंट कितना आएगा दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट? 0। तो इस तरीके से एक डोमेन दूसरे को, तीसरा चौथे को, लाइक दिस सब एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर देते हैं, एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता है? यहाँ पे 0 हो जाता है। ओके, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट बेस, ही डिस्कवर्ड वन थियरी जिसको हम बोलते हैं डोमेन थियरी। क्यों डिस्कवर किया इसने? क्योंकि उसको बिहेवियर एक्सप्लेन करना था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, या फिर जिसको हम फेरोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहने दो, इसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स रहते हैं। हर एक डोमेन का साइज होता है नियर अबाउट 1 mm, एंड एक डोमेन के अंदर नियर अबाउट 10⁻11 एटम्स रहते हैं। ओके, ये डोमेन्स इरेगुलर रहते हैं साइज में, शेप में, एंड एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स है हर एक के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एंड सबके मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, और सब मिला के उस डोमेन को एक मैग्नेटिक मोमेंट दे देते हैं। उसके बाजू वाला अगर हमने डोमेन देखा तो उसके अंदर भी एटम्स हैं, उनके भी मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, एक ही डायरेक्शन में है, वो भी एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे बनाएंगे, एंड दोनों मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करके बन जाएंगे 0। ओके, अब यही कंसेप्ट मैं आपको वेव्स के हिसाब से बताने वाला हूं, एकदम टेक्निकल लैंग्वेज में। देखिए ये मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। नाउ इसको मैंने अनमैग्नेटाइज स्टेट में रखा है, अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट। अब देखो इसके अंदर डोमेन्स है। ओके, इस सब्सटेंस के अंदर मैंने यहां पे डोमेन्स शो किए हैं।
अब देखो समझो 4 डोमेन्स मैंने यहां पे दिखाए। ओके, ऐसे बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट मतलब इसके आजू बाजू में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये सब्सटेंस अकेला है। तो इसके अंदर जो एटम्स होंगे, सब एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, वो सब मैग्नेटिक मोमेंट मिला के इस डोमेन को एक मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। बराबर है। उसका जो नेबरिंग डोमेन है, उसके अंदर भी ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं, हर एक के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, सबने मिला के उस डोमेन को भी एक मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया। इसको मैंने पहली केस में रैंडम शेप में दिखाया था। कैसे दिखाया था कि हर एटम का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो डोमेन के अंदर है, एंड सब मैग्नेटिक मोमेंट मिला के एक बड़ा मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे उस डोमेन को दे देते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे शो किया है, ये डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट है, ये भी डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट है। ओके, अब देखो यहाँ पे इस डोमेन का भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इस डोमेन का भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट है, और वी कैन से इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो डोमेन्स है यहाँ पे, ये डोमेन्स आर ओरिएंटेड एट रैंडम, सो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द डोमेन्स कैंसल ईच अदर। आपको दिख रहा है डायग्राम में? देखिए, इसका डायरेक्शन एंड इसका डायरेक्शन अपोजिट है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो यहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा 0। सो इट डज नॉट शो मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहां पे शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट ही नहीं है। देखिए बच्चों, यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट होना बहुत जरूरी है, तभी मैग्नेटिक इफेक्ट दिखेगा। ध्यान दीजिए, अगर मैग्नेटिक मोमेंट होगा तभी मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पे दिखेगा। मतलब जब यहाँ पे इसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, तो क्या होता है, सब डोमेन्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, दे कैंसल ईच अदर, एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, एंड वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं शो किया जाता। ओके, अब देखते नेक्स्ट केस में उसने क्या एक्सप्लेन किया। व्हाट इज सेइंग इन द केस 2 कि यहां पे एक वीक मैग्नेटिक फील्ड उसने अप्लाई कर दिया। इन अ वीक मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे एक वीक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो क्या हुआ, वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाने से, वीक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया मतलब इस साइड में समझो हमने एक मैग्नेट रख दिया, छोटा सा मैग्नेट यहां पे रख दिया, एस पोल एन पोल। अब देखो यहां पे अगर मैंने छोटा सा मैग्नेट रख दिया तो यहां पे एक वीक मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। अब देखो हुआ क्या, जब यहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड लग गया, इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, यहां पे जब वीक मैग्नेटिक फील्ड लगा है, ये जो डोमेन्स है, ये जो डोमेन्स है, तो ये डोमेन्स के वॉल्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है। देखिए इस दिशा में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, ये यहाँ पे मैग्नेट है, तो जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लगा है उस दिशा में डोमेन्स के वॉल्स शिफ्ट हुए हैं। ओके, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल दिया, अगर ये मैग्नेट यहां से मैंने निकाल दिया, तो ये जो डोमेन वॉल्स है पहले की जैसे ओरिजिनल पोजीशन में चले जाएंगे। ओके, एंड देखिए एक्चुअली कंसेप्ट यही है बच्चों, ध्यान दीजिए आप, जब मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं, अगर मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है तो क्या होता है देखो, व्हेन आई एम अप्लाइंग अ वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है मतलब मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया है छोटा सा। देखो एक छोटा सा मैग्नेट मैंने यहाँ पे रख दिया है हैविंग एस पोल एन पोल, बराबर है। अब देखिए इस दिशा में मैंने मैग्नेट रखा है, इसलिए डोमेन वॉल्स उधर शिफ्ट हो गए हैं। अब डोमेन वॉल शिफ्ट हुए हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ देखो यहां पे क्या हुआ है, जो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है उसका साइज छोटा हो गया है, एंड जो डोमेन
अपोजिट डायरेक्शन में है उसका साइज बढ़ गया है। ओके, अब देखो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहां पे अगर अप्लाई किया तो जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लगा है डोमेन उस दिशा में शिफ्ट हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड के नजदीक वाले डोमेन्स छोटे हुए हैं, अपोजिट साइड वाले डोमेन्स बड़े हुए हैं। अगर मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकाल दिया तो ये डोमेन वॉल्स ओरिजिनल पोजीशन में चले जाएंगे। डोमेन वॉल्स जो होते हैं ये ओरिजिनल पोजीशन में चले जाएंगे। देखिए, जब डोमेन वॉल्स मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में शिफ्ट हुए हैं, इसको बोला जाता है कि इसका मैग्नेटाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है? मैग्नेटाइजेशन हुआ है। और जब हम ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं, डोमेन वॉल्स ओरिजिनल पोजीशन में चले जाते हैं, तो उसको बोला जाता है कि इट लूज इट्स मैग्नेटिज्म। लूज इट्स मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिज्म दिखाना मतलब डोमेन वॉल शिफ्ट होना। अगर डोमेन वॉल्स ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए तो मैग्नेटिज्म नहीं है, एंड डोमेन वॉल्स अगर शिफ्ट हो गए हैं तो वहां पे मैग्नेटिज्म शो कर रहा है। ओके, अब देखिए थर्ड केस में उसने क्या किया। ये जो मटेरियल था यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रख दिया। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। जब मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, तो क्या होता है? नाउ व्हेन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। पहले मैंने एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा, फिर वीक मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, अब मैं उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। व्हेन एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अप्लाई करता हूं, अब ये जो डोमेन्स होते हैं, ऑल दीज डोमेन्स, या फिर हम बोल सकते हैं द डायपोल मोमेंट्स ऑफ नॉन अलाइन डोमेन्स रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। ये जो डोमेन्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सब रोटेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्लिपिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फ्लिपिंग। फ्लिपिंग मतलब क्या? जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सब डोमेन्स रोटेट हो जाते हैं, उनके मैग्नेटिक मोमेंट रोटेट हो जाते हैं। इसको बोला जाता है फ्लिपिंग, या फिर इसको डोमेन रोटेशन भी बोल सकते हैं। फ्लिपिंग और डोमेन रोटेशन। ओके, अब देखो अगर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मैंने रिमूव कर दिया, देखिए जब मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है तो यहाँ पे फ्लिपिंग हुआ है, मतलब सबके सब डोमेन्स एक ही दिशा में अलाइन हुए हैं। अगर मैंने ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दिया तो ये वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाता है। अगर ये वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं गया मतलब इसका क्या हुआ है? परमानेंट मैग्नेटाइजेशन हुआ है। नाउ ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था यहाँ पे, ये फेरो नहीं रहा, इट इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट कंप्लीटली, क्योंकि ये ओरिजिनल पोजीशन में गया था, पर जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तब ये ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा रहा है, मतलब इसने परमानेंटली अभी उसका जो डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है ये बढ़ गया है, एंड दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट। सो दिस इज द वेज डोमेन